दोस्तों इमेजिन करो कि एक ही गांव की गली में दो कलर के इंसान रहते हो, एक तरफ ब्लैक दूसरी तरफ व्हाइट, और इनका एक दूसरे की तरफ जाने पर भी बैंड हो, व्हाइट ब्लैक की तरफ ना जाता और ब्लैक व्हाइट की तरफ। क्या आप आज के मॉडल दौर में यकीन करोगे कि ऐसा मुमकिन है? तो मैं कहूँगा हाँ, आज भी हो रहा है, वो भी तरक्की याफ्ता कंट्री साउथ अफ्रीका के सिटी केप टाउन में। साउथ अफ्रीका नाम लेने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा तो साउथ अफ्रीका तो हजारों सालों से ब्लैक लोगों का घर है, तो वहाँ पे व्हाइट लोग कैसे आ गए? तो केप टाउन की इस सिटी में आपके दो तरह के मकान नजर आ रहे होंगे, एक तरफ झोपड़ियां नजर आ रही होगी, दूसरी तरफ लग्जरी मकान नजर आ रहे होंगे, और ये जगह एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ है व्हाइट लोगों का एरिया जिसमें हर वो फैसिलिटीज मौजूद है, जिसमें क्लीन रोड, गार्डन वगैरह, एजुकेशन सिस्टम, सेवरेज सिस्टम। दूसरी तरफ है ब्लैक लोगों का एरिया, इसमें ना पानी का सिस्टम, ना सेवरेज सिस्टम, ना एजुकेशन का निज़ाम, कोई भी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। दोस्तों ब्लैक लोग अपने ही मुल्क में रेफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं। ये कानून केप टाउन सिटी में नहीं बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका में बनाया गया है, वो भी कलर के मुताबिक डिजाइन किया गया। लेकिन ब्लैक लोग अपने ही मुल्क में रेफ्यूजीज की तरह क्यों? तो ये सब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। South Africa crumbled after Nelson There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence. Our major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation is for freedom, jobs and land. 1750 में इस जगह को बरतानवी लोगों ने कैप्चर किया और इसको नाम दिया केप कॉलोनी। बरतानवी लोग ब्लैक लोगों को अपना गुलाम बनाते थे क्योंकि इनको इंडस्ट्रियल रेवल एडिशन की वजह से चीप लेबर चाहिए होती। अगर ब्रिटिश लोग साउथ अफ्रीका में सेटलमेंट तब स्टार्ट करते हैं जब 1969 में किम्बरली में डायमंड मिलता है और जोन्सबर्ग में 1985 में गोल्ड मिलता है। ब्रिटिश लोगों के लिए साउथ अफ्रीका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है और ब्रिटिश लोगों को ये खजाना किसी न किसी तरीके से इंग्लैंड ले जाना था। ऐसा कि ब्रिटिश लोग उस जमाने में पूरी दुनिया के साथ करते थे और ब्रिटिश लोग व्हाइट लोगों को यूज करते माइनिंग के लिए और पूरे मुल्क में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, और यहीं से केप टाउन सिटी डेवलप होने लगा। और ब्लैक लोग के साथ जो हो रहा था इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंध के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आप जॉब करने आते हैं कराची के अंदर, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग आप कराची में जॉब तो कर सकते हो लेकिन रिहाइश पजीर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कराची में जॉब करने के लिए भी कराची से 100 किलोमीटर दूर से आउटबैक करना होगा क्योंकि आपका स्किन कलर ब्लैक है। तो यही सिचुएशन है आज भी पूरे साउथ अफ्रीका की, क्योंकि आपका कलर ब्लैक है, इस वजह से आप बी कैटेगरी में आते हो और यही हकीकत है पूरे साउथ अफ्रीका। 1913 में दो कानून बनाकर पेश किए जाते हैं। पहला लैंड ऑफ एक्ट के तहत साउथ अफ्रीका के 70% लोग, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के हकीकी वायरस है, इनको सिर्फ पूरे मुल्क के 1% हिस्से पर ही रिहाइश पजीर करनी होगी, वो भी रूरल एरिया में, और एक दूसरे से दूसरी जगह पे हिजरत भी नहीं कर सकते। 1% एरिया ब्लैक लोगों को दिया जाता है, इसमें भी एग्रीकल्चर का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं होता, ना वहाँ पे बंदा खेती बाड़ी करता है ना कोई काम काज। और दूसरा ऑप्शन ब्लैक लोगों के पास ये होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटी में रहना चाहो तो आपको व्हाइट लोग के पास काम करना होगा, यानी कि एक किस्म का व्हाइट लोग के पास गुलाम बनकर जीना होगा। लेकिन तब भी इन्हें सिटीज के आउटसाइड के एरिया में रहना होगा, जिसे आज भी केप टाउन कहा जाता है और वो जगह आज भी मौजूद है। और दूसरा कानून ग्रुप एरिया एक्ट 1950 में रेसिज्म के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, व्हाइट, ब्लैक, अफ्रीकन एंड मिक्स पीपल्स, यानी कि यूरोपियन, एशियन, मिक्स पीपल। और सिटी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया, वो भी इनके जाति के बेसिस पर। इसमें व्हाइट लोगों के एरिया में हाई फैसिलिटीज और जोन दिया गया जो पूरे मुल्क का 86% एरिया था, और व्हाइट लोगों की बात करें तो इनकी तादाद सिर्फ 70% थी। ब्लैक लोगों का एरिया शहर से कुछ मील बाहर था, वो भी मिलिट्री बेसिस के साथ दिया गया ताकि मिलिट्री इनके ऊपर नजर रख सके। जो ब्लैक लोगों को एरिया दिया गया था उसमें कोई भी फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी, ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ना वाटर सिस्टम, ना सेवरेज सिस्टम था, और ब्लैक लोग इस एरिया से दूसरे एरिया में भी सेटलमेंट नहीं कर सकते थे। तीनों एरियाज के बीच में एक बफर जोन बनाया जाता है जो 100 से 50 मील चौड़ा होता है, और ये सिस्टम पूरे साउथ अफ्रीका में लागू किया जाता है। और इनमें से 3 बड़े शहर साउथ अफ्रीका के, जिनमें से साउथ अफ्रीका केप टाउन, जोहान्सबर्ग और नाम्बिया, जिन्हें रेसिज्म के बेसिक पर डिजाइन किया गया। और ये कानून साउथ अफ्रीका में इस वजह से बनाया जाता है कि स्किन को देखकर ही पता चल सके कि ये कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, ताकि 1934 में ब्रिटिश लोगों का राज खत्म हो जाता है
लेकिन इसके बाद अटैच लोगों के पास पावर आ जाती है और ये भी ब्रिटिश लोगों की तरह ब्लैक लोगों को यूज करते थे। ये भी 148 लॉ बनाते हैं रेसिज्म के आधार पे, क्योंकि इनका डिक्टेरियरशिप भी यूरोपियन लोगों का था। ब्लैक लोगों को हमेशा एक पासबुक कैरी करना होता था जिसमें ये मेंशन रहता था कि ब्लैक लोग कहाँ पर सफर करते हैं और कहाँ पर उसको रहने की इजाजत है, और इन्हें सिटीज एरिया में भी जॉब करने से रोका जाता था। एक कानून बनाकर इसे गरीब रखा जाता था। ब्लैक लोगों को सिटीज में सिर्फ एक ही शर्त पे रखा जाता था कि उनको व्हाइट लोगों के लिए काम करना है। यहाँ तक के ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों के साथ शादी करने की भी इजाजत नहीं थी। यहाँ तक के ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों के एरिया में कारोबार करने की भी इजाजत नहीं थी, ना उनको हॉस्पिटल में जाने की इजाजत थी। यहाँ तक के साहिल समंदर से भी उनको दूर रखा गया था कि उनकी तालीम पर भी पाबंदी थी। 1950 की दिहाई में एनपी ने सयाफाम लोगों को नकल व हरकत पर एक कानून पास किया, वो भी सर्वेंट के तौर पर, जिसमें कुक या घर की सफाई वगैरह शामिल थी। उनको भी काम खत्म करके अपने एरियाज में वापस जाना होता। ये कानून आज भी साउथ अफ्रीका में मौजूद है। आज भी व्हाइट लोगों के पास मुल्क का 70% एरिया है। हैरत की बात तो ये है कि व्हाइट लोगों की आबादी टोटल 10% से भी कम है, उनके बाद भी इनके पास मुल्क का 70% एरिया है। मगर एक दिन ब्लैक लोग कलर के आधार पर इनके साथ सलूक किए जाने पर एहतजाज करते हैं। 1950 में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सयाफाम लोगों के हक में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। सियासी पार्टी ने नस्ल परस्ताना कानून के खिलाफ एक होकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इसको नाम डिफेंस कैंपेन दिया गया। यहाँ तक के ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों के कारोबार का बाइकाट किया और शटर बंद हड़तालें की गई। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पुलिस की जानिब से सयाफाम लोगों पर लाठीचार्ज की जाती है और बड़े पैमाने पर ब्लैक लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में और भी ब्लैक लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। वो और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इन्हीं प्रोटेस्ट में नेल्सन मंडेला भी शामिल होते हैं। Killed. The deaths galvanized opposition, radicalizing liberation protests were firmly put down. But little by little, the apartheid Nelson Mandela in 1990, there was hope for freedom, jobs and land. नेल्सन मंडेला को 1971 में गद्दारी के केस में गिरफ्तार किया जाता है। 1964 में नेल्सन मंडेला को तकरीबकारी के केस में उम्र कैद की सजा दी जाती है और नेल्सन मंडेला के साथियों के साथ भी पुलिस का क्रैकडाउन शुरू होता है और नेल्सन मंडेला के कई साथी जलावतन होने पर मजबूर हो जाते हैं। 1990 में डे क्लेरिक ने एएनसी और दीगर अपोजिशन पार्टियों से पाबंदी हटा देते हैं और नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया जाता है। 1994 में आखिरकार एनपी को शिकस्त होती है और नेल्सन मंडेला पूरे मुल्क के सदर बन जाते हैं। एक आईनी असेंबली बुलाई जाती है जिसमें एक नया बिल पास होता है, जिसमें यह कानून बनाया गया कि साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्ताने के खिलाफ जो जुल्म सितम होते हैं कलर के आधार पर, उसको खत्म कर दिया जाए और ये कानून 1997 में नाफिज होता है और यूं ही साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्ताना कानून खत्म हो जाता है और नेल्सन मंडेला को ताउन करने के आधार पर 1993 में नोबेल इनाम से नवाजा जाता है। मगर दोस्तों, ये कानून पास होने के बाद भी आज भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट का मसला चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना।